हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम यहाँ पे जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की उससे कवर कर रहे हैं। एंड इसमें हम जो है एक मेन जो व्यू पॉइंट है हमारा, जिसे हम नेशनलिज्म बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो नेशनलिज्म जो है यूरोप में किस तरह से राइज होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह से राइज होता है, एंड ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पे इंडिया के बारे में भी बात करेंगे कि यहाँ पे जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स है वो किस तरह से राइज होती हैं। राइट। तो अभी जो है प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है यूरोप के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया था कि यूरोप में जो है किस तरह से राइज होता है नेशनलिज्म का। तो उसी को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो यूरोप में जो है एक नई तरह की जो इमेजिनेशन होती है नेशनल फीलिंग को लेके, देशभक्ति की फीलिंग को लेके, वो यहाँ पे इमर्ज होती है, जिससे हम बोल सकते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन। राइट। रोमांटिक इमेजिनेशन हो गया, जो पोएट्स होते हैं वो भी अब जो है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, एंड वो भी पोएम्स के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं कि जो है नेशनलिज्म के जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो लोगों के बीच में जो है भरने की कोशिश करते हैं। या फिर और भी कई यहाँ पे राइटर्स होते हैं, वो इस तरह से जो है एक रोमांस जो होता है, एक प्यार जो होता है अपनी कंट्री की तरफ, तो वो यहाँ पे जो है पैदा करने की कोशिश करते हैं अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों के मन में। राइट। तो इसी चीज के बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे, दैट इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। राइट। ये जो डेवलपमेंट थी नेशनलिज्म की, ये ओनली वॉर्स या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से ही लोगों के मन में नहीं आई थी। यहाँ पे और भी कई वेज थे जिसके थ्रू जो नेशनलिज्म की भावना है वो लोगों के मन में आई थी। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कल्चर की। राइट। कल्चर ने भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो जैसे कि आर्ट एंड पोइट्री होगी, स्टोरीज के थ्रू या फिर म्यूजिक के थ्रू जो है यहाँ पे नेशनल फीलिंग्स जो होती हैं उसे शेप करने की कोशिश की जा रही थी, एंड नेशनल फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सप्रेस करने की भी कोशिश की जा रही थी। राइट। एक रोमांटिसिज्म एक आइडियोलॉजी है, उसकी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें तो रोमांटिसिज्म जो है ये एक कल्चरल मूवमेंट थी उस समय में। जब नेशनलिस्ट की जो भावना है, नेशनलिज्म की जो भावना है वो यहाँ पे राइज हो रही थी, उसी समय में जो है रोमांटिसिज्म एक नई कल्चरल मूवमेंट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। इसका जो है एक्चुअल में मेन एम क्या था इस मूवमेंट का, टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटीमेंट, कि एक नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जो होता है उसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो यहाँ पे डेवलप करनी है लोगों के मन में। राइट। कि एक्चुअल में जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं वो होते क्या हैं, मीन देशभक्ति जो होती है वो उन लोगों के मन में जगाना, यही जो है इनका मेन एम हुआ करता था। तो ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, राइट, तो ये क्या करते थे, ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट हो गए या फिर पोएट्स आ गए, ये जो रीजन एंड साइंस जैसी जो आइडियोलॉजीज होती हैं, राइट, जो टेक्नोलॉजी जैसी जो आइडियोलॉजीज होती हैं या फिर जो साइंटिफिक वेज होते हैं, उनको जो है ये थोड़ा सा परे रखते हैं, उनके ऊपर जो है ये विश्वास नहीं करते हैं। इन्हें जो है ये क्या करते हैं, इन्हें ये क्रिटिसाइज करते हैं इस तरह के आइडियोलॉजीज को। एंड ये जो है किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, इमोशंस के ऊपर। राइट। साइंस को, रीजंस जो होते हैं, राइट, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पे जो है ये इमोशंस के ऊपर फोकस करते हैं, आपकी इंट्यूशन क्या है या फिर जो मिस्टिकल फीलिंग्स होती हैं, सूफी वाली जो फीलिंग्स होती हैं, तो ये उसके ऊपर फोकस करते हैं। ओके। इनका जो है मेन एफर्ट क्या रहता है कि लोगों के मन में एक कलेक्टिव हेरिटेज जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना है, कि हम जो है एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, हम अलग अलग एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं। राइट। एक कॉमन कल्चरल पास्ट जो है वो यहाँ पे लोगों के मन में जो है उसका सेंस क्रिएट करनी है, ये इनका मेन यहाँ पे एफर्ट रहता है। राइट। ऑन द बेसिस ऑफ ए नेशन, कि हम जो है एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, एंड हमारा जो कल्चर है सभी लोगों का, राइट, वो जो है वो क्या है, वो कॉमन है। राइट। कॉमन कल्चर है हमारा यहाँ पे, एक हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो संस्कृति है वो भी कॉमन है। तो एक हमारा जो देश है वो एक ही है, हम एक ही लैंड से बिलोंग करते हैं, तो वो प्यार जो होता है उस लैंड की तरफ वो यहाँ पे क्रिएट करना, ये इनका मेन एम रहता है। तो रोमांटिक्स में से जो है एक और यहाँ पे जर्मन फिलोसोफर थे, जोहन गॉटफ्रीड हर्डर। तो वो ये क्लेम करते हैं डैड कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है इट वाज टू डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल है यहाँ के, जो कि जर्मन से ही बिलोंग करते हैं। राइट। तो उनको अगर हम यहाँ पे देखें तो उनको देख के हम जो है ट्रू जर्मन कल्चर को जो है देख सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं।
तो फोक सॉन्ग्स जो होते हैं वो यहाँ पे इनके द्वारा गाए जाते हैं, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, राइट, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वाज पॉपुलराइज्ड, राइट। तो इनके थ्रू जो है वो नेशन की जो ट्रू स्पिरिट होती है उसे वो पॉपुलराइज करने की कोशिश करते हैं, सॉन्ग्स गा के, पोएट्री के थ्रू या फिर डांसेस के थ्रू, ओके, जो कि यहाँ पे बिलोंग करते थे टू दी लोकल एरिया। या फिर जैसे कि जर्मन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जर्मन के ही जो सॉन्ग्स हैं, पोएट्री हैं या फिर डांसेस हैं, उन्हें ही ये प्रमोट करेंगे। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज इसेंशियल टू प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो अगर हमें यहाँ पे नेशन बनाना है, अपनी कंट्री को बनाना है, तो इन सारे फोक कल्चर को जो है कलेक्ट करना, उसे संभाल के रखना जो है ये यहाँ पे ज़रूरी है, राइट। एंड इसके साथ साथ जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, उन्हें वर्नाकुलर लैंग्वेज बोला जाता है। तो लोकल लैंग्वेज के ऊपर भी जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। And the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to the large audience who were mostly illiterate। तो यहाँ पे जो है ये क्यों किया जा रहा था, कई ऐसे ऑडियंस थे या फिर ऐसी सोसाइटी थी एरियाज में, वो जो है पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो उनके तक जो नेशनलिज्म की जो एक भावना है वो किस तरह से जो उनके मन में जो है ये जगा सकते थे, ऑब्वियसली उनके कल्चर के थ्रू ही जो है नेशनलिज्म की भावना को ये जगा सकते थे। दैट इज वाई जो है इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस का यहाँ पे यूज किया, जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उनका यूज किया, सो डैट कि ये जो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी समझ सकें इन सारी पोइम्स को, इन सारी सॉन्ग्स को, डांसेस को, या फिर जो लोकल फोकलोर है, राइट, ये जो सारा मिला के उसे वो अच्छे से समझ सकें, राइट। तो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज जो है वो इलिटरेट लोगों तक पहुंचाना था, तो उसकी वजह से इन्होंने जो है लोकल लैंग्वेजेस का ही यहाँ पे यूज किया था। तो पोलैंड का ही अगर हम यहाँ पे केस ले लें तो विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी में जो है वो उसका पार्टीशन हो गई थी। रशिया, प्रूशियन, ऑस्ट्रिया में ने जो है मिलके इसकी पार्टीशन करवाई थी पोलैंड ने। सो इवन दो अब अगर बात करें यहाँ पे, पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, ये जो है इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं है, तो बट यहाँ पे जो नेशनल फीलिंग्स होती हैं वो म्यूजिक एंड लैंग्वेज के थ्रू जो है यहाँ के लोग जगाने की कोशिश करते, उसे जो है अलाइव रखते हैं। तो कैरोल कोरपिंस्की फॉर एग्जांपल दे सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। तो ये यहाँ पे इनके फोक सिंगर हैं, तो वो अपने म्यूजिक के थ्रू जो है नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। एंड टर्निंग द फोक डांसेस, जो इनके फोक डांसेस होते हैं उन्हें जो है वो नेशनल सिंबल के तौर पे यहाँ पे यूज करते हैं, सो डैट की जो पोलैंड के लोग हैं उनके मन में जो नेशनलिज्म की भावना है, एक नेशन की भावना जो है वो यहाँ पे जगाई रखे। सो लैंग्वेज जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में। तो जैसे कि हमने देखा था कि रशिया जो है वो पोलैंड को जो है ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसके बाद में जो है क्या होता है, द पोलिश लैंग्वेज जो थी वहाँ की, पोलैंड की, इट वाज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल्स, एंड उसकी जगह पे जो है रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दी गई थी कि पोलैंड में हर जगह पे जो रशियन लैंग्वेज है उसमें ही स्कूल्स में जो है पढ़ाया जाएगा। एंड 1831 में एक आर्म्ड रिवेलियन होता है रशियन रूल के खिलाफ, तो विच वाज अल्टीमेटली क्रश, तो इसे जो है अल्टीमेटली क्रश भी कर दिया गया था रशिया के द्वारा। जो लोग थे यहाँ के पोलैंड के वो इस चीज के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह भी करते हैं कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज जो है, जो कि इनकी पोलिश लैंग्वेज है, उसमें ही हम पढ़ेंगे, हम जो है रशियन लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे। बट इस विद्रोह को जो है जल्दी ही खत्म कर दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है। ओके, सो उसके बाद में अब कुछ और भी मेंबर्स थे यहाँ पे क्लर्गी के, जो कि पोलैंड से ही बिलोंग करते थे, तो वो जो है दे बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। मीन जो है वो अब लैंग्वेज का ही यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जो नेशनलिस्ट थे, राइट, वो इस लैंग्वेज को जो है अपना बेस बनाते हैं लोगों के मन में जो है नेशनलिज्म वाली जो भावना को पैदा करने के लिए। सो पोलिश जो है वो यहाँ पे हर जगह पे यूज की जाती है। जो लोकल यहाँ पे लोग थे, जो एक तरह से स्ट्रगलर्स थे, राइट, वो क्या करते हैं, वो पोलिश लैंग्वेज का ही यहाँ पे यूज करते हैं हर जगह पे, चाहे कोई भी चर्च के गैदरिंग्स हो, चाहे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो, तो वहाँ पे जो है वो पोलिश लैंग्वेज का ही यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। एज ए रिजल्ट जो है
लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड जो बिशप्स थे उन्हें जेल में डाला गया था रशिया के द्वारा कि आप जो है पोलिश लैंग्वेज का यूज क्यों कर रहे हैं, आपको जो है रशियन लैंग्वेज का ही यहाँ पे यूज करना है। तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट। तो साइबेरिया में उन्हें जो है भेज दिया जाता है पनिशमेंट के तौर पे। सो द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ द स्ट्रगल। तो इन्होंने पोलिश लैंग्वेज का यूज किया था, इसे जो है एक स्ट्रगल के सिंबल के तौर पे जो है उन्होंने यूज किया था अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस, राइट। तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो है ये तो चीज़ें चल रही थी, ओके। इस तरह से जो है जो नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स को अराइज करने की कोशिश की जा रही थी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है यूरोप में और भी कई सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिल रही थी। हंगर जो है, हार्डशिप्स हैं, राइट, लोगों को वेजेस नहीं मिल रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे या फिर रिवोल्ट्स यहाँ पे हो रहे थे, उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1830s के जो ईयर्स थे उसे हम बोल सकते हैं कि यूरोप के लिए वो एक इकोनॉमिक हार्डशिप के इयर्स थे। तो यहाँ पे 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है उसमें क्या होता है कि यूरोप में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड जो एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे वो काफ़ी कम होती है, राइट। जितनी यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, राइट, उसके लिए यहाँ पे लोगों की जो जॉब सीकर्स होते हैं उनकी गिनती यहाँ पे ज़्यादा थी। सपोज यहाँ पे ओनली 4 सीट्स ही हैं तो 4 सीट्स के लिए मोर देन 100 लोग जो है वो यहाँ पे अवेलेबल थे इन 4 सीट्स के लिए, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही थी क्योंकि जो रूरल एरियाज से पॉपुलेशन थी वो सिटीज़ में जो है वो एक तरह से माइग्रेट कर चुकी थी। एंड दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्मॉल प्रोड्यूसर्स की जो कि टाउन से बिलोंग करते थे एंड वो लोकल मीन हैंड से ही जो है सारी चीज़ें यहाँ पे बनाया करते थे, तो उन्हें भी जो है कंपटीशन यहाँ पे फेस करना पड़ रहा था क्योंकि इंग्लैंड में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। तो वहाँ पे जो है क्या हो रहा था कि उन्होंने मशीनों के साथ जो है गुड्स को बनाया हुआ था जो कि काफ़ी सस्ती भी पड़ती थी एंड काफ़ी अच्छी भी थी। एंड ऑन दी अदर हैंड ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे इन टाउन्स के, उन्हें जो है यहाँ पे कंपटीशन देखना पड़ रहा था क्योंकि उनकी चीज़ें जो थी वो महंगी पड़ती थी, राइट, एंड वो उतनी अच्छी भी नहीं थी, तो जिसकी वजह से उन्हें जो है इंग्लैंड की गुड्स से जो है कंपटीशन देखना पड़ रहा था। सो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में जो है ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलती है। एंड ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे ये मेनली होम्स में ही काम किया करते थे या फिर स्मॉल वर्कशॉप्स में ही जो है काम किया करते थे एंड इनके पास जो है मैकेनिज्म भी काफ़ी कम था। सो देन दूसरे कुछ और एरियाज थे यहाँ पे यूरोप में। यहाँ पे जो अरिस्टोक्रेसी थी वो अभी भी पावर में थी। अरिस्टोक्रेसी जो लैंडेड पर्सन्स होते हैं, आपको बताया ही था, राइट, जो लैंडेड पर्सन्स होते हैं, जो रिच पर्सन्स होते हैं, दे आर नोन एज द अरिस्टोक्रेसी। तो उनके पास ही जो है ज़्यादा पावर थी एंड उनके अंडर यहाँ पे जो है उनके खेतों में पीजेंट्स जो है वो यहाँ पे काम किया करते थे, राइट, उनके खेतों में, लैंडेड पर्सन्स के खेतों में। तो उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जो है देखना पड़ता है पीजेंट्स को, क्योंकि इन पीजेंट्स को जो है काफ़ी सारे ड्यूज़ या फिर ऑब्लिगेशंस के से जो है गुजरना पड़ता था एंड इनके जो ड्यू एक तरह से जो सैलरी थी या फिर जो वेजेस थे वो भी कम थे यहाँ पे। तो ऑन दी अदर हैंड जो फूड प्राइसेस थे वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे थे, बट जो हार्वेस्ट थी वो यहाँ पे बैड थी, वो अच्छी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से जो है हंगर जो होती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है एंड हार्डशिप्स भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट। तो 1848 जो है वो इस तरह का ईयर था जब यहाँ पे जो है जो फसल है वो अच्छी नहीं होती है एंड लोगों को जो है काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा था एंड फूड के जो प्राइसेस होते हैं फूड आइटम्स के वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो राइज हो जाते हैं, राइट। तो फूड शॉर्टेजेस थी यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पेरिस के जो लोग हैं वो यहाँ पे रोड्स पे आ जाते हैं 1848 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो, राइट। एंड इन्हीं की वजह से जो है बैरिकेड्स जो है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं एंड जो लुइस फिलिप थे वहाँ पे पेरिस में, तो वो जो है अपने एरिया को छोड़ के भाग जाते हैं एंड नेशनल असेंबली जो है, ये जो स्ट्रगलर्स थे यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो अपनी नेशनल असेंबली बना लेते हैं, तो अपना एक रिपब्लिक बना देते हैं एंड 21 की एज से अबव जितने भी मेल हैं यहाँ पे उन सभी को जो है वोटिंग का अधिकार भी दे दिया जाता है, सफरेज जो होती है उन्हें यहाँ पे दे दी जाती है एंड इवन उन्हें जो है राइट टू वर्क भी उनका जो है वो गारंटी किया जाता है कि सभी को यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो मिलेंगी, ओके।
तो नेशनल वर्कशॉप्स जो है वो यहाँ पे बनाई जाती हैं सो डैट कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो सभी को प्रोवाइड करवाई जा सके। एंड हमने देखा था कि 1845 में जो वीवर्स थे सिलेसिया में, दे हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। तो वीवर्स ने भी जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ यहाँ पे रिवोल्ट कर दिया था, जो कि उन्हें रॉ मटेरियल दिया करते थे, एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर द फिनिश टेक्सटाइल्स बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। तो इनकी क्योंकि ये जो वीवर्स की पेमेंट्स यहाँ पे नहीं दे रहे थे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जिसकी वजह से जो है इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था इनके खिलाफ। सो 4 जून को यहाँ पे क्या होता है कि वीवर्स का जो लार्ज क्राउड है वो अपने घरों से बाहर आ जाता है, मार्च करना स्टार्ट कर देता है, एंड कॉन्ट्रैक्टर के कोठी जो होती है, उनकी मेंशन जो होती हैं, उनके घरों के बाहर जो है वो धरने दे देते हैं एंड हायर वेजेस की वो डिमांड करते हैं। ओके, एंड फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, एंड इनमें से कुछ वीवर्स जो है वो इनके घरों को, इन कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों को जो है तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पत्थर फेंकना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। इवन उनके स्टोर हाउसेस जो होते हैं तो वहाँ से जो क्लोथ है राइट, उसे वो एक तरह से टोर आउट कर देते हैं, फाड़ देते हैं उसे। एंड द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू द नेबरिंग विलेज। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो डर के मारे जो है यहाँ पे जो नेबरिंग विलेजेस होते हैं वहाँ पे भाग जाते हैं। एंड हाउएवर 24 आवर लेटर जो है वो दोबारा से वापस आते हैं, एंड इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट। तो जब यहाँ पे वापस आते हैं आर्मी भी आ जाती है उस समय में, एंड वीवर्स, उनमें से 11 वीवर्स जो है उन्हें यहाँ पे गोलियां जो है वो मार दी जाती है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे चल रही थी। एक तरफ यहाँ पे जो नेशनलिज्म की भावना है वो राइज हो रही थी, एंड उसके साथ साथ जो लोग हैं वो अपने हक के लिए जो है अब स्ट्रगल करना जो है वो स्टार्ट कर चुके थे। ओके, क्योंकि जो है 1848 का जो ईयर था वो काफ़ी ज़्यादा जो है गंदा ईयर था। यहाँ पे हार्डशिप्स उन्हें जो है देखने को मिल रही थी राइट, वेजेस काफ़ी कम थे उनके जो पैसे उन्हें नहीं मिल रहे थे। देन दूसरी तरफ यहाँ पे हंगर थी, क्योंकि जो वेड हार्वेस्ट होती है एंड इवन पीजेंट्स के भी पैसे यहाँ पे नहीं मिल रहे थे फुल उनको राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। So we'll continue with the same topic in our next video, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।